हेलो बच्चों, वेलकम बैक। नॉवेल जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। आज हम उसका तीसरा चैप्टर टू द वॉल्केनो अ स्प्लेंडिड मैन स्टार्ट करेंगे। टू द वॉल्केनो, आतिशफशां तक। अ स्प्लेंडिड मैन, एक शानदार आदमी। जब मैं जागा तो मेरे अंकल ज़ोर ज़ोर से अगले कमरे में किसी से बात कर रहे थे। मैं उठा और उनके साथ गुफ्तगू में शामिल हो गया। वो नीली ज़हीन आँखों और लंबे सुर्ख बालों वाले एक बड़े मजबूत आदमी से डैनी ज़बान में बात कर रहे थे। हम फ़ौरन देख सकते थे कि ऐसे आदमी को कोई चीज़ परेशान नहीं कर सकती। वो बाजू जोड़ के वहीं खड़ा मेरे चचा की तमाम पुरजोश बातें सुन रहा था, लेकिन ख़ुद पुरजोशी के कोई आसार नहीं दिखा रहा था। जब उसने नहीं कहना चाहा तो उसका सर बाएं से दाएं मुड़ जाता। जब उसने हाँ कहना चाहा तो वो आगे झुक गया, इतना हल्का कि उसके लंबे बाल मुश्किल से हिले। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा आदमी शिकारी हो सकता है, लेकिन मिस्टर फ्रेडरिक्सन ने वजाहत की कि उन्होंने सिर्फ एक किस्म के परिंदे का शिकार किया है, और वो भी उसके बारीक नरम परों के लिए। और परिंदे ने वाकई उसके लिए काम किया था कि खुद ही अपने पर निकाल के उसे दे दिए थे। हंस या हैंस दोनों नाम पुकारे जा सकते हैं। हैंस नामी ये शिकारी हमारी रहनुमाई करने वाला था इस लेवल्स के निचले हिस्से में स्टेपी गांव तक। हम 16 जून को सफ़र शुरू करेंगे। सफ़र में 7 या 8 दिन लगेंगे। मेरे चचा, मैं और हमारा सामान घोड़े से जाते। स्टेपी पहुंचने पे हंस मेरे चचा के लिए काम करता रहेगा जब तक कि उसकी ज़रूरत रहेगी, इस शर्त पर कि उसे हर हफ्ते की शाम 3 चांदी के डॉलर अदा किए जाएंगे। इतनी आसानी से कभी कोई मुआहदा हुआ नहीं था। एक शानदार आदमी, मेरे चचा ने हंस के जाते ही कहा। तो वो हमारे साथ आ रहा है? हाँ एक्सेल, ज़मीन के मरकज़ में। ये 14 जून थी और हमने सारा दिन अपनी चीज़ें पैक करने में गुजारा। तमाम आलात एक बैग में रखे गए। थर्मामीटर, मैनोमीटर, क्रोनोमीटर, कंपास, दूरबीन, लाइट्स बंदूकें दूसरे में थी। 2 राइफलें, 2 हैंडगन औजार एक में थे। कुल्हाड़ी, हथौड़े, लोहे की सलाखें, रस्सियाँ, खुराक चौथे पैक में थी। काफ़ी खुराक हमारे लिए महीनों तक चल सकती थी। ताहम वाहिद माया सोडा, पानी बिल्कुल नहीं था। मेरे चचा को ज़ेरे ज़मीन चश्मे मिलने की तवक्का थी कि हम उनसे पानी की बोतलें भर लेंगे। इन सब के अलावा हमारे पास दवाएं, तंबाकू, पैसे, सख्त वाटरप्रूफ जूतों के 6 जोड़े, क्योंकि हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना था। मेरे चचा ने कहा अगले दिन 15 जून हमने अपनी पैकिंग मुकम्मल कर ली। हमारे मेज़बान मिस्टर फ्रेडरिक्सन ने मेरे चचा को आइसलैंड का एक उम्दा नक्शा दिया और हमने शाम उनके साथ खुशगवार गुफ्तगू में गुजारी। उस रात मैं खूब सोया और सुबह 5 बजे मैं घोड़ों की आवाज़ से बेदार हो गया। मैं जल्दी से कपड़े पहन के गली में चला आया। वहाँ हैंस हमारा आखिरी सामान लोड कर रहा था। मेरे चचा मदद से ज़्यादा मशवरा देते थे, लेकिन हैंस ने इसका बहुत कम नोटिस लिया। 6 बजे सब कुछ तैयार था। मिस्टर फ्रेडरिक्सन ने हमसे हाथ मिलाया। मेरे चचा ने आइसलैंड की ज़बान में उनका शुक्रिया अदा किया। मैंने अपने बेहतरीन लातीनी ज़बान में शुक्रिया अदा किया। फिर हम सब अपने घोड़ों पे सवार हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है रेक्विक से स्टेप तक। हैंस तेज़ और अथक अंदाज में आगे चल रहा था। 2 घोड़े उसके पीछे और मैं और मेरे चचा उसके पीछे सवार थे। रेक्विक से बाहर हैंस ने साहिल के साथ एक रास्ता पकड़ा। हम खेतों के दरमियान से गुजरे जो सबसे ज़्यादा पीले थे, और हमने चंद गाय और भेड़ों के सिवा कुछ ना देखा। मशरिक़ की पहाड़ियाँ धुंध में छुपी हुई थीं और दूर दराज पहाड़ों की ढलवानों पे बर्फ़ के टुकड़े चमक रहे थे। मैं अपने चचा, इतने लंबे आदमी को उनके छोटे छोटे घोड़ों पे देख के मुस्कुरा रहा था। अच्छा घोड़ा है, अच्छा घोड़ा है, वो कहता रहा। एक्सल, तुम देखोगे कि आइसलैंड के घोड़े से ज़्यादा ज़हीन कोई जानवर नहीं होता। बर्फ़, तूफ़ान, चट्टानें, ग्लेशियर, उसे कोई नहीं रोक सकता जब तक कि हम उसे मजबूर ना करें। हम दिन भर में 30 मील तय करेंगे, जो कि हम कर सकते हैं, लेकिन गाइड का क्या होगा? ओह, इस तरह के लोग मीलों तक बगैर देखे चल सकते हैं।
रेकविक से निकलने के 2 घंटे बाद हम छोटे से कस्बे गोफन्स पहुंच गए। यहाँ हैंस ने रुका और हम सब ने मिलकर एक सादा सा नाश्ता किया। अपने चचा के सवालात के जवाब हाँ या नहीं में दिए और फिर हमने अपना सफ़र दोबारा शुरू किया। दोपहर के 4 बजे तक हम ना रुके। जब 20 मील का सफ़र तय करके हम हेल्फोर्ड पहुँचे, समंदर की एक लंबी तंग पट्टी जो अंदरूनी मुल्क चलती है, खड़ी चट्टानों के दरमियान इस मुकाम पर 2 मील से ज़्यादा चौड़ी थी और उसकी लहरें तेज़ चट्टानों से टकरा रही थी। अगर ये घोड़े वाकई ज़हीन हैं, मैंने कहा, वो इसको अबूर करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन मेरे चचा ने हमेशा की तरह बेसब्रेपन से और चीखों पुकार के साथ अपने जानवर को ज़बरदस्ती पानी में डालने की कोशिश की। आखिरकार उसने उसे उठा के फेंक दिया। एक फेरी है, हैंस ने कहा। पहले क्यों नहीं बताया? चलो चलते हैं, मेरे चचा ने कहा। हमें वक्त बदलने का, लहरें बदलने का इंतज़ार करना होगा, हमारे गाइड ने कहा। मेरे चचा ने अपने पाँव पे मोहर लगाई। शाम के 6 बज चुके थे जबकि लहरें ठीक थीं और हमें कतार में खड़ा करने में 2 आदमियों को 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा। 7:30 बजे हम गार्डर पहुँचे जहाँ हमें रात को सोना था। अभी भी रोशनी थी क्योंकि आइसलैंड में जून और जुलाई के दौरान सूरज नहीं डूबता। इसके बावजूद दर्जा हरारत गिर गया था। जब हम एक गरीब किसान के घर पहुंचे तो मुझे ठंड भी लग रही थी और बहुत भूख भी लग रही थी। घर के मालिक ने हमसे हाथ मिलाया और हमें सीधा सीधा मेहमानों के कमरे की तरफ ले गया, जिसका फर्श ज़मीन का था और लकड़ी के 2 बिस्तर खुश्क घास से ढके हुए थे। उसने हमें किचन में अपने साथ शामिल होने के लिए कहा। 4 कमरों में से सिर्फ एक ही में आग थी। जब हम अंदर गए तो मेज़बान, उसकी बेगम और उसके बच्चों ने कहा खुश आमदीद और हमारे गालों पे बोसा दिया और झुक गए। फिर हम खाने के लिए बैठ गए। ये एक अजीब सा खाना था, खुश्क मछली और खट्टा दूध, लेकिन मैं भूखा था। मैंने ये सब खाया और पिया। आखिरकार मैं अपने घास के बिस्तर पे जाने के काबिल हो गया। अगली सुबह 5 बजे हमने अपने मेज़बान को अलविदा कहा और उसे कुछ पैसे भी दिए जो वो नहीं लेना चाह रहा था। रास्ता गीला और अकेला था, चंद जानवर और कम लोग थे। हमने कई छोटी छोटी मंजिलें अबूर की और अगली रात एक खाली झोपड़ी में गुजारी। हमारे सफ़र के तीसरे दिन भी वही मंजर था, लेकिन रात के वक्त तक हम स्टेपी के रास्ते से आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे। 19 जून को हम 3 या 4 मील तक लावे के फर्श पर चले और यहाँ और वहाँ गर्म चश्मों से भाप उठते देख सकते थे। कुछ ही देर में घोड़ों के पैरों तले ज़मीन गीली हो गई। हम अब मगरिब की तरफ सफ़र कर रहे थे, फॉक्सा बे की चोटी के साथ, और स्नैफल्स की 2 सफ़ेद चोटियाँ 5 मील से भी कम फासले पर बादलों में से नज़र आ रही थीं। मैं अब सख्त थकावट महसूस करने लगा था, लेकिन मेरे चचा रेकविक से निकलने के दिन की तरह तरोताज़ा थे और हमारे गाइड के नज़दीक तो ये सफ़र शायद कुछ भी नहीं था। 20 जून की शाम को हम समंदर के किनारे वाक़े एक गांव पहुंचे, जहां मेरे चचा ने हैंस को रकम अदा करी जैसा कि मुआहदा हुआ था। हम उस रात हैंस के ख़ानदान के साथ रहे, लेकिन अगली सुबह हम सवार हुए। हम अब स्नैफल्स के बहुत करीब थे और प्रोफेसर ने कभी भी उस पर से अपनी नज़रें नहीं हटाई थी। तो वो सोच रहा था क्या वो तो है जिससे वो शिकस्त देने जा रहा है। हमने अगले दिन सफ़र किया। हर वक्त आतिशफशां के करीब से करीब होते चले गए। हम स्टेपी गांव में रात के लिए रुक गए। अगले दिन हमने सफ़र नहीं किया, लेकिन ज़मीन में अपने तवील सफ़र के लिए सारी तैयारी कर ली। अब मेरे चचा को गाइड को समझाना पड़ा कि वो आतिशफशां के अंदर का जायज़ा लेने का इरादा रखता है। हैंस को इस पर कोई एतराज़ नहीं था। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो अपने जजीरे के उस पार गया या उसके दिल में क्या है। इस शाम उसने 3 आइसलैंडर्स का बंदोबस्त किया ताकि वो हमारी चीज़ें गड्ढे के नीचे तक ले जाएं। मैं सफ़र के जोश में अपना खौफ भूल गया था, लेकिन अब उस खौफ ने दोबारा से मुझे अपनी पकड़ में ले लिया था। सबसे बढ़ के मुझे खदशा था कि शायद स्नैफल्स वाकई ना फट पड़े और ये कि किसी भी वक्त वो फट सकता है। मैंने अपने चचा को बताया जिसका मुझे डर था, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा स्नैफल्स 500 साल ज़्यादा से मुर्दा पड़ा है और उससे खौफजदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास सब एक ही उम्मीद बची थी कि जब हम गड्ढे के नीचे पहुँचे तो हमें कोई रास्ता ना मिले, लेकिन उस रात मैंने खौफनाक ख्वाब देखा जिसमें मुझे एक फटने वाले आतिशफशां की गहराइयों से खला में गोली मार दी गई थी। नेक्स्ट इसका टॉपिक है स्नैफल्स चढ़ना।
अगले दिन 23 जून हैंस 3 साथियों के साथ हमारा इंतज़ार कर रहा था। उसने चमड़े की एक बोतल पानी से भरी हुई थी, हमारे सामान में शामिल हो गई। इसके अलावा हमारी अपनी बोतलें थीं जो 1 हफ़्ते के लिए काफ़ी पानी था हमारे लिए। सुबह के 9 बज रहे थे। मेरे चचा ने हमारे मेज़बान को तमाम रकम अदा कर दी जो उसने मांगी थी और हम स्टेपी से चले गए। 5000 फीट बुलंद है स्नैफल्स। हमारे नुक्ते आगाज़ से मैं सुरमई आसमान पे उसकी 2 चोटियों को नहीं देख सकता था। मैं सबसे ऊपर देख सकता था कि ऊपर बर्फ़ थी। हैंस की क़यादत में हम एक दूसरे के पीछे ऐसे रास्तों पर चल पड़े जो कि साथ साथ चलने के लिए भी बहुत तंग थे। बातचीत नामुमकिन थी। मेरे पास इस मुल्क का मुशाहिदा करने के लिए काफ़ी वक्त था जिससे हम गुज़र रहे थे। जितना मैंने देखा उतना ही ज़्यादा पुरएतमाद होता गया। चट्टानें इतनी वाज़ेह तौर पे आतिशफ़शानी थीं, इतनी वाज़ेह तौर पे ज़मीन के अंदर से आने वाली बड़ी आग की वजह से कि कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि सतह से नीचे जाने की कोशिश करे। रास्ता मुश्किल से मुश्किल होता चला गया। ज़मीन उठ रही थी, चट्टान के टुकड़े ख़तरनाक तरीके से टूटते रहे। हैंस उभरती हुई ज़मीन पर ऐसे सुकून से चला जा रहा था जैसे कि बराबर ज़मीन पर चल रहा हो। कभी वो बड़े पत्थरों के पीछे गायब हो जाता था और फिर दूसरी तरफ से एक तेज़ सीटी हमें बताती थी कि किस रास्ते पर जाना है। 3 घंटे के थका देने वाले सफ़र के बाद हम पहाड़ की बुनियाद तक ही पहुंच पाए थे। यहाँ हैंस ने रुकने का हुक्म दिया और नाश्ते में थोड़ा सा खाना बांट लिया गया। मेरे बेचैन चचा ने जल्दी जल्दी खा लिया, लेकिन स्टॉप भी आराम के लिए था। गाइड के जारी रहने का इशारा देने से पहले उसे मज़ीद 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। तीनों आइसलैंडर्स आदमी बिल्कुल हैंस की तरह थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और बहुत कम खाया। अब हमने खुद स्नैफल्स की ढलवान पर चढ़ना शुरू किया। चोटी करीब ही लग रही थी, लेकिन उस तक पहुंचने में हमें कई घंटे लगे। ढीले पत्थर तेज़ रफ्तारी से नीचे गिरते रहे। बाज़ औक़ात चट्टानें इतनी खड़ी थीं कि हम उन पर बिल्कुल नहीं चढ़ पाते थे और इधर उधर से जाना पड़ता था। हमने एक दूसरे की मदद करी और मुश्किल जगहों पर अपने लोहे की लाठियों का इस्तेमाल किया। खुशकिस्मती से चढ़ने के पहले घंटे बाद हम एक तरह की आतिशफ़शानी सीढ़ियों पर पहुँचे जिसने हमारी खूब खिदमत करी। शाम के 7 बजे हम पत्थर की 2000 सीढ़ियाँ चढ़ के उस मुकाम तक जा पहुँचे जहाँ से मैन स्नैफल्स कार्टर शुरू होता है। समंदर हमारे नीचे 3200 फुट तक फैला हुआ था। हम बर्फ़ की लकीर के ऊपर थे जो आइसलैंड में बहुत ज़्यादा नहीं है। सर्दी थी, हवा चल रही थी और मैं बहुत थका हुआ था। मेरे चचा ने अपनी बेसब्री के बावजूद रुकने का फ़ैसला किया और गाइड को बुलाया, लेकिन हैंस ने सर हिलाया। उसने वहाँ रात गुजारना नादानी समझा। चुनांचे हमने अपनी चढ़ाई जारी रखी, गोल और गोल, पीछे और आगे। बाकी 1800 फीट चढ़ने में हमें तकरीबन 5 घंटे लगे। मैं सर्दी और भूख से कमज़ोरी महसूस कर रहा था और इतनी बुलंदी पर ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। आखिरकार रात 11 बजे मुकम्मल अंधेरे में हम स्नैफल्स की चोटी पर पहुंच गए। ठंडी हवा से पनाह लेने के लिए गड्ढे में उतरने से पहले मैंने नीचे जजीरे पे आधी रात का सूरज चमकते देखा। स्कारटारस का साया। नेक्स्ट टॉपिक है। अगले दिन हम तेज़ हवा से आधे जमे हुए लेकिन तेज़ धूप में बेदार हुए। मैं इस शानदार मंज़र से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए अपने पत्थर के बिस्तर से उठा। मैं स्नैफल्स की जनूबी चोटी की चोटी पे खड़ा था। उस वक्त से ये मंज़र ज़्यादातर आइसलैंड तक फैल गया था। मैं नीचे गहरी वादियाँ देख रहा था। झीलें तालाब से बड़ी नहीं लग रही थी, नदियाँ नदी नालों से बड़ी नहीं थी। मेरे दाएं तरफ मशरिक़ में बर्फ़ के बड़े बड़े इलाके थे जो पहाड़ों के अतराफ़ में आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहे थे, और बर्फ़ से ढकी चोटियाँ भी जो तूफ़ानी समंदर की लहरों की तरह दिखाई देती थीं। मेरे बाएं तरफ मगरिब की तरफ समंदर ही समंदर फैला हुआ था। ये देखना मुश्किल था कि ज़मीन कहाँ ख़त्म हो रही थी और पानी कहाँ से शुरू हो रहा था। मैं अपने आप में हैरत में खो गया था। इतनी बुलंदी पर खुश अंधेरे गड्ढे को भूल गया कि हम जल्द ही नीचे जा रहे होंगे। हैंस और प्रोफेसर मेरे साथ आ गए। मेरे चचा ने कहा, यहाँ हम स्नैफल्स की चोटी पर हैं और यहाँ 2 चोटियाँ हैं। हैंस हमें बताएगा कि आइसलैंड वाले इसे क्या कहते हैं जिस पर हम खड़े हैं। स्कारटारस, हंस ने कहा। मेरे चचा ने मुझे फातिहाना नज़रों से देखा। अब गड्ढे की तरफ उसने कहा,
स्नैफल्स का जो गड्ढा था उसका तकरीबन 1 मील के फासले पर था। मैंने उसकी गहराई का तखमीना 2000 फीट लगाया था, लेकिन नीचे की पैमाइश 500 फीट से ज़्यादा नहीं थी, इसलिए नीचे का रास्ता काफ़ी नरम था। मैंने गड़गड़ाहट और शोलों के बारे में सोचा जो गड्ढे में थी, और हो सकता है कि दोबारा भी हों, लेकिन मैं अब वापस नहीं जा सकता था। हैंस फिर सामने से चला आया और मैं बग़ैर एक लफ्ज़ कहे उसके पीछे चल पड़ा। हम ढीले पत्थरों के दरमियान झील के अंदर इर्द गिर्द आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे। कुछ जगहों पर ग्लेशियर्स थे और यहाँ हैंस ने अपनी लोहे की छड़ी का इस्तेमाल करते हुए ज़मीन को जांचने के लिए बहुत एहतियात से पेशकदमी की। बाज़ मकामात पे हमें अपने आप को एक लंबी रस्सी से बांधना पड़ता था ताकि अगर एक शख्स फिसल जाए तो दूसरा उसे बचा सके। दोपहर तक हम जहाँ पहुँचे मैंने ऊपर देखा और शिंग के मुंह को आसमान के एक टुकड़े के गिर्द चक्कर लगाते हुए देखा, जिसमें स्कार टेरिस की चोटी खला में उठ रही थी। गड्ढे के नीचे हम 3 छोटे गड्ढे देख सकते थे, और ये वो चिमनियाँ थीं जिनके ज़रिए उसके फटने के दौरान स्नैफल्स ने अपने नीचे की भट्टी से अपना लावा और भाप बाहर फेंकी थी, और हर एक तकरीबन 100 फीट भरा हुआ था। मैंने उनकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करी, लेकिन प्रोफेसर लिटनब्रोक अपने बाजू लहराते हुए तेज़ी से एक चिमनी से दूसरी चिमनी की तरफ भाग रहे थे और उसके बारे में खुद से बड़बड़ाते थे। मैं और आइसलैंड वाले लावे के ब्लॉक्स पर बैठ के देख रहे थे। उन्होंने वाज़ेह तौर पे सोचा कि ये तो पागल है। अचानक चचा ने ज़ोरदार आवाज़ लगाई। मैंने सोचा कि वो अंदर गिर गया है। मैंने उसे गड्ढे के बीच में ग्रेनाइट की चट्टान के सामने अपने बाजू फैलाए हुए देखा। हैरत से देखा, फिर खुशी के साथ। जंगली एक्सल, एक्सल, उसने पुकारा, यहाँ आओ। मैं दौड़ता हुआ उसके पास पहुँचा। देखो, प्रोफेसर ने कहा उसकी खुशी बांटते हुए। अगर उसकी खुशी नहीं तो फिर मैंने देखा पत्थर पे नाम लिखा था, आर्ने सेक्नसम। मेरे चचा ने कहा कि अब आपको कोई शक है? मैंने जवाब नहीं दिया। सबूत के इस टुकड़े पर काबू पाके मैं उदास होकर अपनी लावा सीट पे वापस आ गया। तब मैं जानता था कि मेरे चचा को उनके मंसूबे पे आगे बढ़ने से कोई चीज़ नहीं रोक पाएगी। जब मैंने दोबारा सर उठाया तो सिर्फ मेरे चचा और हैंस गड्ढे के नीचे रह गए थे। 3 दीगर आइसलैंडर्स आदमियों को छुट्टी दे दी गई थी और वो वापस स्टेपी जा रहे थे। हैंस एक बड़ी चट्टान के दामन में सुकून से सो रहा था, जबकि मेरे चचा फंसे हुए जानवर की तरह गड्ढे के नीचे चक्कर लगा रहे थे। मुझ में उठने की ना ख्वाहिश थी ना ताकत, इसलिए मैं भी गाइड की तरह सो गया। लेकिन मुझे अच्छी नींद नहीं आई। मैंने तसव्वुर किया कि मैं गड्ढे के फर्श को कांपता हुआ महसूस कर रहा हूँ। वो गड्ढे के अंदर हमारी पहली रात थी। अगले दिन शंख पर आसमान सुरमई और अबर आलूद था। मैंने देखा कि गड्ढे के अंदर अंधेरे की वजह से नहीं, बल्कि मेरी चचा के गुस्से की वजह से। मैं इसकी वजह समझ गया और मेरे दिल में एक बार फिर उम्मीद पैदा हुई। मुझे समझाने चाहिए। ज़मीन में उतरने के 3 रास्तों में से सेक्नसम ने सिर्फ एक रास्ता लिया था, जिस पर पार्चमेंट के मुताबिक जून के आखिरी दिनों में स्कार टेरेस का साया पड़ा था। अब अगर सूरज नहीं चमका तो साया नहीं होगा। ये 25 जून थी। अगर आसमान मज़ीद 6 दिन तक अबर आलूद रहा तो इस मुहिम को अगले साल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। दिन गुजर गया। गड्ढे के नीचे कोई साया नज़र नहीं आया। हैंस अपनी जगह से नहीं हिला। हालांकि उसने सोचा होगा कि हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर उसने कभी किसी चीज़ के बारे में सोचा हो तो। मेरे चचा ने एक बार भी मुझसे बात नहीं करी, बस बेबस गुस्से से आसमान की तरफ देखा। 26 जून को भी सूरज नहीं था। सारा दिन बारिश होती रही। हैंस ने लावे के ब्लॉक्स के साथ एक झोपड़ी बना ली और मुझे शंख के अंदर से बहती शोर वाली छोटी छोटी आबशारों का मुताला करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। मेरे चचा बेचैन थे। 27 जून को आसमान अब भी सुरमई था, लेकिन हमेशा खुशी जो है वो गम से मिलती है। और इतवार 28 जून मौसम में तब्दीली आई। सूरज गड्ढे में चमका। हर पत्थर और हर पत्थर पर साया था। स्कार टेरेस का साया बाहर खड़ा था, एक ब्लेड के तौर पर तेज़ और आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल सूरज के साथ। मेरे चचा उसके साथ चले गए। दोपहर के वक्त ये आस्था से दरमियानी चिमनी के किनारे को छूता था। ये वहाँ है, प्रोफेसर ने कहा, ये वहाँ है। अब ज़मीन के मरकज़ था। मैंने हैंस की तरफ देखा। आगे बढ़ो, गाइड ने आहिस्तगी से कहा। आगे बढ़ो, मेरे चचा ने जवाब दिया। 1:13 हुए थे। तीसरा चैप्टर,
तमाम होता है।